हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासनिक कार्य जो देख रहे हैं, इसका हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं, जो कि हमारा शुरू होने वाला है एकता व्यवस्था का जो है इतिहास से। चलिए देखते हैं कि एकता व्यवस्था क्या था, इसका इतिहास क्या था, भारत में एकता व्यवस्था क्या था, इसका भी भारत में किस तरह से जो है सर्कुलेट किया गया था। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज सीक्वेंसली देखने वाले हैं। यह नोट्स जो है आपको यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस का जो है प्रीलिम्स हो, ठीक है, उसके लिए भी सफिशियंट है, मेंस के लिए भी है, और जिनका ऑप्शनल उनके लिए भी ये सफिशियंट है। तो आपको अगर ये नोट्स अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं प्रॉपर, तो कहीं दूर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि एकता व्यवस्था का इतिहास। एकता व्यवस्था का हम बात करते हैं इतिहास क्या है कि यह एक तरह से हम बात करते हैं अरबी शब्द है, ठीक है भाई। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ यह है कि भूमिखंड होता है। बात करते हैं कि उद्भव हम बात करते हैं तो अब्बासी खलीफा के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। अब्बासी खलीफा कहाँ के थे? अगर आप लोगों को जानकारी है तो कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो पढ़ लेंगे, वो तो बता देंगे आगे। बात करते हैं कि भूमिखंड जो है अनुदान से संबंधित है। ये जो भूमि होता था, यानी कि जो भूमि का जो टुकड़ा होता था, जिसे आज के डेट में हम लोग खेत बोलते हैं, है ना, या फिर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एक तरह से क्या होता था कि जो भूमि का जो खंड होता था, वो जो है एक तरह से जो अनुदान में दिया जाता था, उसी अनुदान से यह जो है एकता व्यवस्था जो है संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि एकता व्यवस्था जो है दो प्रकार के होता था, पूर्वी एकता और पश्चिमी एकता। तो पश्चिमी एकता में क्या होता था कि जो सैनिक होते थे, उन सैनिकों को क्या होता था कि वेतन के बदले में क्या दिया जाता था, तो भूमि को जो है खंड दिया जाता था। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो पश्चिमी एकता था, हम बात करते हैं पश्चिमी एकता में इसका विस्तार कहाँ कहाँ था। जैसे कि हम बात करते हैं कि बुदेइयों में हो गए, हमदानियों में हो गए, सेल्जुकों के अंतर्गत हो गए। तो इन सभी इलाका में क्या होता था, जो सैनिक होते थे उन सैनिकों को क्या होता था, वेतन नहीं दिया जाता था। वेतन के बदले क्या होता था, एक प्रॉपर्टी का टुकड़ा दिया जाता था, और उस टुकड़े से क्या करता था सैनिक, कि सैनिक द्वारा जो है भूखंड से राजस्व वसूला जाता था, ठीक है। सैनिक क्या करता था कि जब उसको शासक के द्वारा वेतन के रूप में अगर ज़मीन का टुकड़ा दे दिया, तो फिर वो सैनिक क्या करता था कि भाई उस पर से राजस्व वसूलते थे। राजस्व किससे वसूलते थे? तो जो काश्तकार हो गए, किसान हो गए, ठीक है, उनसे वो उस वसूलते थे। वही हम दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि क्या सैनिक जो है भू राजस्व वसूली जो है स्वयं करते थे या फिर किसी एजेंट के द्वारा भी करवा देते हैं। तो इसमें वो एजेंट को जो है मतलब कि नियुक्ति कर सकते थे कि हाँ, मेरा ये भूखंड है, आप इसका जो है वसूली कीजिए और इसका जो रकम होगा वो हमें दे सकते हैं। तो बताया जाता है कि एजेंट के द्वारा भी वसूला जाता था, ठीक है। तो पश्चिमी एकता आपको क्लियर हो गया होगा। भाई आगे हम देखते हैं कि पूर्वी एकता। पूर्वी एकता में क्या हुआ कि इसका विकास हम बात करते हैं शमानियों और गजनवियों में हुआ था, जो कि अफ़गानिस्तान वगैरह में इसका जो है देखने के लिए मिला था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या हुआ था कि सैनिक को यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है विकसित इलाका था, तो यहाँ पर सैनिक को क्या होता था कि भूखंड के अलावा जो है, सॉरी, भूखंड तो नहीं दिया जाता था, कहीं कहीं भूखंड दिया जाता था। सैनिक को वेतन के बदले में उसको जो है नगद दिया जाता था, क्या बोल दिया, यानी कि सैनिक जो होते थे, सैनिक को जो है भूखंड के बदले जो है नगद पैसा दिया जाता था। लेकिन कुछ ऐसे इलाका थे जहाँ पे हम बात करते हैं कि सैनिक को जो है भूखंड भी दिया जाता था। जैसे कुछ अमीर लोग हो गए, ठीक है, राजकीय परिवार के लोग हो गए, ठीक। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे फिर से क्लियर करना पड़ेगा। पूर्वी एकता हो गया, एक पश्चिमी एकता हो गया। पूर्वी पश्चिमी एकता को हम अपने पढ़ चुके हैं। पूर्वी एकता की हम बात करते हैं तो इसका विकास जो है, यानी विकास यानी विस्तार बोल दीजिए, तो सामानियों के अंतर्गत हुआ था, वही गजनवियों के अंतर्गत हुआ था। हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता था, सैनिक को नगद वेतन दिया जाता था। जैसे कि हम पश्चिमी एकता में देखे थे कि सैनिक को जो है वेतन के रूप में जो है भूखंड दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो है नगद वेतन दिया जाता था। कुछ ऐसे लोग भी होते थे जिनके पास नगद वेतन ना देकर वो क्या करते थे, भूखंड प्रदान करते थे। जैसे कि हम बात करते हैं अमीर लोग हो गए, ठीक है, राजकीय परिवार के लोग हो गए। इन लोगों को क्या करते थे, जो सैनिक होते थे वो सैनिक को क्या करते थे, भूखंड दिया करते थे। अब तो क्लियर हो गई होगी। धीरे धीरे चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। भारत में हम बात करते हैं कि एकता व्यवस्था का हम बात करते हैं इतिहास। भारत में अब बात करते हैं, ये लोग तो हम देख लिए कि हाँ, मध्य एशिया वगैरह में हम देख लिए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारत में क्या था, मतलब एकता व्यवस्था के।
तो बात करते हैं तुर्कों के आगमन के साथ जो है इसका जो है प्रारंभ हुआ, है ना, आगमन हुआ यानी बीजारोपण हुआ मान सकते हैं। बात करते हैं कि इसको एक तरह से हम बात करते हैं जो एकता व्यवस्था था, और एकता व्यवस्था को हम बात करते हैं व्यवस्थित किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इसका टाइम पीरियड क्या था, तो 1236 तक था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने किया था। इसका हम बात करते हैं कि सल्तनत काल के जो हमें एक तरह से बात करते हैं कि ये जो एकता व्यवस्था था, एक तरह से हम बात करते हैं क्या था, यह केंद्रीकरण का जो है माध्यम बना। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में जो है इल्तुतमिश के द्वारा जो है इसको जो है लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। भाई हम बात करते हैं कि एकता व्यवस्था के कारण क्या हुआ कि जो केंद्रीकरण का जो एक तरह से जो है माध्यम बना। कैसे केंद्रीकरण का जो है माध्यम बना, इस देखो एकता का प्रधान जो या मुक्ति जो है क्या कहलाता था, ठीक है वहाँ से। हाँ, बात करते हैं कि जो सल्तनत काल में हम बात करते हैं केंद्रीकरण का जो है एक तरह से जो एकता व्यवस्था सा माध्यम बन गया था। कैसे? तो बात करते हैं कि एकता का जो प्रधान होता था उसको जो है मुक्ति या बलि कहा जाता था। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि राजस्व की वसूली जो होती थी एक तरह से अमीरों के द्वारा किया जाता था। तो अमीर के द्वारा किया जाता था। ये लोग अमीर कहाँ के होते थे, गाँव के अमीर लोग होते थे। गाँव से वसूल के वो क्या करते थे, सेंटर में देते थे। तो एक तरह से यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि केंद्रीकरण की ओर जा रहा है। मतलब छोटे छोटे जो है इलाकों पर जो है अपने वो अमीर के द्वारा क्या करते थे, राजस्व की वसूली करते थे, और फिर उस राजस्व को क्या करते थे अपने खजाना में जो है, केंद्र के खजाना में जो है वो लागू करते थे। ठीक है, हम देखेंगे कि एकता व्यवस्था में कर का कितना % निर्धारित किया गया था, उस सारे शासक के बारे में देखेंगे। और किस तरह से जो है जब अधिशेष अगर हम बात करते हैं जो वसूली होती थी उसको भी मतलब कि भेजा नहीं जाता था, तो कभी कभी अमीर जो है स्वतंत्र घोषित कर लेते, या फिर शासक के ऊपर भी डिपेंड करता था कि शासक किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके ऊपर भी देखेंगे। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गए, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ से तो पता चल गया ना कि राजस्व की वसूली जो अमीरों के द्वारा किया जाता था, जिससे क्या होता है कि अमीर लोग कहाँ के होते थे, छोटे छोटे, यानी कि ऊपर हो गए सम्राट हो गए, सम्राट के नीचे काश्तकार हो गए, काश्तकार में बहुत सारे आ गए जैसे अमीर हो गए, खुद मुकद्दम हो गए, चौधरी हो गए। उन सब क्या करते थे, गांव के, इसको हम सरपंच मानते थे क्योंकि पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, जो राजस्व की वसूली जो करते थे जैसे खुद मुकद्दम हो गए, चौधरी हो गए, इनको ये सब गांव के सरपंच होते थे। और इन सरपंच को क्या होता था कि तुर्कों के द्वारा जो है एक तरह से जो है क्या अधिकार दिया जाता था कि आप जो है राजस्व वसूली कीजिए। तो इससे हम यह मान सकते हैं कि छोटे छोटे स्तर से वो जो है केंद्र को जो है लिंक स्थापित करना चाह रहे थे। इसीलिए हम बात करते हैं कि केंद्रीकरण का जो है माध्यम बना। ओके, आगे देखते हैं। उसको भेज दो, वहाँ से ले जाएगा, वीडियो चलेगा। हाँ, ये जो हम देखें कि जो एकता व्यवस्था का जो प्रधान जो होता था, बलि या जो मुक्ति होता था, इसका जिम्मेदारी क्या था? इसका हम जिम्मेदारी था राजस्व से हम बात करते हैं। इसका तो पद पहला नंबर तो बात करते हैं कि वंशानुगत नहीं था। ठीक है, वही हम दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि विकसित प्रशासनिक जो है संरचना को दर्शाता है। बात करते हैं कि अधिशेष रकम जो केंद्रीय खजाना में जो है भेजता था। ठीक है, लेकिन आगे चल कर देखेंगे कि जब स्वतंत्र कमज़ोर शासक होते थे तो वो अपने आप को जो स्वतंत्र बनने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते थे। और इससे पहले कि हम दीवान बिजारत में हम देख चुके हैं शायद। हाँ, बात करते हैं प्रशासनिक एवं सैनिक खर्च को जो है पूरा किया। तो ये जो मुक्ति जो था, जो कि हम बात करते हैं एकता व्यवस्था का जो प्रधान होता था, इसने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया। जो अधिशेष रकम होता था उसको भी जो है केंद्रीय खजाना में जो है भेजा करता था। ठीक है, इसका पद जो है वंशानुगत नहीं था। विकसित प्रशासनिक संरचना को दर्शाता है। वही हम बात करते हैं कि प्रशासनिक एवं सैनिक खर्च को जो है पूरा करता है। अब हम बात करते हैं कि एकता व्यवस्था की हम बात करेंगे, तो जो कि हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहीं पे इसको हम विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एकता व्यवस्था का विशेषता क्या था, सुल्तान की इसमें किस तरह से भूमिका रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं शासक के बारे में भी देखेंगे, कौन से शासक कितना % जो है इसका व्यवस्था लागू किया। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।